हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 63rd बीपीएससी पीटी में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि 68th बीपीएससी प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन है बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट ट्रू आर्केज, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पकी ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है और इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में देखा गया है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे जो नगर है वो जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। भवन निर्माण पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। यद्यपि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पे किसी भी जो पूजा स्थल होता है या मंदिर के वहाँ से साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किंतु मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा और मातृ देवी की उपासना से संबंधित वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ। आपसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज दूत था किसका, सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि उसने कुछ भ्रामक विवरण भी दिए हैं, जैसे कि मौर्य समाज का 7 वर्गों या 7 जातियों में विभाजन और दास प्रथा का उसने भारत में अभाव बताया है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। उसने अपने इस ग्रंथ में ये कहा है कि भारत में लेखन कला का भी अभाव था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्यास अर्थशास्त्र इस बुक ऑन। आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो किस विषय पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। मौर्य युगीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं, जिसमें 6000 श्लोक रचे गए हैं। कौटिल्य ने राज्य के साप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने राज्य को 7 तत्वों में बांटा है और वो 7 तत्व हैं स्वामी, समाज, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। वो कहता है कि इन्हीं 7 तत्वों से मिलकर राज्य निर्मित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ द। आपसे पूछा गया है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आपके ऑप्शन हैं जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ या दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम हैं। वहीं अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्म इज। आपसे पूछा गया है कि अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु या मूल संदेश क्या था।
आपके ऑप्शन हैं राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। दरअसल अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता और शांति एवं अहिंसा के विचार को परिलक्षित किया गया है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इंटू 7 क्लास इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। आपसे पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। उसने बताया है कि मौर्य समाज 7 वर्गों या 7 जातियों में विभाजित था और साथ ही उसने भारत में दास प्रथा का अभाव और अकाल न पड़ने की बात कही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में अपने समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं करता है, किंतु उसने चंद्रगुप्त के काल की जो भारत की सांस्कृतिक दशा है उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उसने उल्लेख किया है कि चंडालों का जो विस्तृत वर्णन है ऐसा करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री था। उसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है और उसने पवित्र जो बौद्ध स्थान थे उसकी यात्रा भी की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर। आपसे पूछा गया है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन हैं ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। चोल राजवंश की स्थापना होती है 850 ईस्वी में। विजयालय इसके संस्थापक हैं और चोल प्रशासन अपने जो ग्राम स्वशासन व्यवस्था थी उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। चोलों की राजधानी तंजौर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द माइटी गेटवेज एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन हैं शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उनको कहा जाता है गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते हैं वो गोपुरम कहलाते हैं। और उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्यों द्वारा शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में जो नवीन प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ वो पांड्यों के शासनकाल में हुआ। गोपुरम जो है वो एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर अंपायर आर फाउंड इन। आपसे पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। आपके ऑप्शन हैं विजयपुर, गोलकुंडा, हम्पी, वडोदरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
हम्पी में। कर्नाटक के वेल्लारी जिले में स्थित जो हम्पी है वो मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडरों को देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। हम्पी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king? आपसे पूछा गया है कि वो प्रथम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन हैं ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया था बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। बलबन गुलाम वंश का संस्थापक था और उसने दिल्ली सल्तनत पर 1266 से 1286 तक शासन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन द। आपसे पूछा गया है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के साई लून नामक एक व्यक्ति को जाता है और कागज पर प्राचीनतम उल्लेख धार नगरी के राजा भोज का है। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन संस्कृत पुस्तक पंचरक्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूरोपियन पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ। आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। आपके ऑप्शन हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ। मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अबू सैयद हुमायूं के काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, किंतु अकबर के काल में दो मुख्य प्रतिपाद्य विषय थे चित्रकारी के। एक तो था दरबारी चित्र और दूसरा था छवि चित्रण। और अकबर के ही शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल शैली पर पड़ा था। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे थे और मुगल जो चित्रकारी थी उसकी विशेषता थी व्यक्ति विशेष चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ये मुगल चित्रकला की विशेषता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the ruler of India when the English East India Company was formed? आपसे पूछा गया है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। मतलब जब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में किसका शासन था। आपके ऑप्शन हैं औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय शासक अकबर था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 599 में लंदन में व्यापारियों ने की थी और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following princely states was not annexed by the
ब्रिटिश। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। आपके ऑप्शन हैं सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। सिंध को एलनबरो के शासनकाल में 1843 में मिलाया गया था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में और सतारा को 1848 में डलहौजी के शासनकाल में मिलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी साल्ट सत्याग्रह। आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन हैं रिपील साल्ट लॉज, सरकार की सत्ता में कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें नमक कानून को निरस्त भी करना था और भारत के पूर्ण स्वराज की भी बात थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट। आपसे पूछा गया है कि 1921 के मोपला विद्रोह जो हुए थे वो कहाँ हुए थे। आपके ऑप्शन हैं असम, केरला, पंजाब, बंगाल। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये केरल में हुआ था। 1921 का जो मोपला विद्रोह है इसका संबंध केरल से है। केरल में रहने वाले जो मोपला कृषक थे उन पर अरब, मतलब ये जो मोपला कृषक थे ये अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर आकर बस गए थे। ये मोपला कृषक जो थे ये मुसलमान थे और ये खेती करते थे या फिर ये छोटा मोटा व्यवसाय किया करते थे। अशिक्षित होने के कारण उनमें धार्मिक उन्माद काफ़ी अधिक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग। आपसे पूछा गया है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। आपके ऑप्शन हैं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह या असहयोग आंदोलन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है 1905 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह 1919 में हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1920 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज। आपसे पूछा गया है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी यूनिक लगा होगा तो इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर जी थे उनका मोक्ष स्थान कहाँ पर है। आपके ऑप्शन हैं मनेर, राजगीर, पावापुरी या जालान फोर्ट। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसके बाद 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व में पावा में मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इनका मोक्ष स्थान है पावापुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड जर्नल नेम्ड। आपसे पूछा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं
जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पत्रिका का नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी 1929 में। ये एक राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की इन्होंने स्थापना की थी और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was the member of Constituent Assembly of India from बिहार? आपसे पूछा गया है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। आपके ऑप्शन हैं A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उन सदस्यों में A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन प्रसाद ये तीनों ही लोग शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या लियाकत अली खान। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो राजेंद्र प्रसाद ने जिन्हें पाकिस्तान का जन्मदाता माना वो हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद भारत का जन्मदाता मानते हैं क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही कार्यकाल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। आपसे पूछा गया है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन हैं फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, W.C. बनर्जी, तैयब जी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में 4 बड़े नेताओं ने मिलकर किया था, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग और काशीनाथ त्रयंबक शामिल हैं। इसके पहले अध्यक्ष जमशेद जी बनाए गए थे। लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प? आपसे पूछा गया है इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देसी नरेशों और जो राजकुमार थे उनके सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना लॉर्ड कर्जन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन। आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। आपके ऑप्शन हैं 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1895, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी घोषणा तो की गई थी 19 जुलाई 1905 को और ये लागू हुआ या प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली। आपसे पूछा गया है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं मदन लाल धींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या ममनाथ। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये थे मदन लाल धींगरा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में धींगरा को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट। आपसे पूछा गया है भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया। आपके ऑप्शन हैं भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई, जो कि था भारतीय उच्चायुक्त का पद। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1919 को ब्रिटिश संसद में ये घोषणा भी की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आपके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में भाग लिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। आपके ऑप्शन हैं 1922, 1924, 1928 या 1930। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924, जो कि बेलगांव में हुआ था। ये गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। आपसे पूछा गया है कि कौन इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपके ऑप्शन हैं पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबल इसमें शामिल नहीं थे। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा था। 24 मार्च 1946 को ये शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें भारत के सचिव जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख थे एवी अलेक्जेंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोड द पैम्पलेट नाउ और नेवर। आपसे पूछा गया है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खां। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली ने इसे लिखा है। नाउ और नेवर पैम्पलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था और इसी पैम्पलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल।
आपसे पूछा गया है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। आपके ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती को गैर कानूनी घोषित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वॉज द पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट पास्ड। आपसे पूछा गया है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1850, 1895, 1900 या 1905। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया और कर्जन ने भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ का जो किसान जनता थी वो काफ़ी त्रस्त थी। उसने ये अधिनियम पारित कराकर किसानों को जो साहूकार थे उनके द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर हुज हेडशिप। आपसे पूछा गया है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी पंत, सरदार पटेल। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देसी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग या राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया और सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।